नमस्कार, स्वागत है आपका 10 बजे रात पूरे दिन की बात लेकर आपके सामने। मैं राहुल सौमित्र हूं। दिन भर की आपाधापी में अक्सर बड़ी खबरें छूट जाती हैं, तो अब शुरू करते हैं खबरों का कंप्लीट बुलेटिन। रात में सुकून से लीजिए डिनर और देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात। तो शुरुआत मध्य प्रदेश की खबर से करेंगे। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी बहुत तेज होती जा रही है। राहुल की यात्रा को फेल बताने से लेकर विधायकों के दल बदल के कयास तक के दावे किए जा चुके हैं। अब राहुल के महाकाल दर्शन पर भी खींचतान शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का रूट फाइनल हो गया है। राहुल गांधी 20 नवंबर की शाम 7 बजे बुरहानपुर में एंटर होंगे। इसके अगले 2 दिन के लिए यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल गांधी गुजरात चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। लिहाजा यात्रा 2 दिन तक बुरहानपुर के बोदरली गांव में विश्राम करेगी। इसके बाद 23 नवंबर से यात्रा शुरू होगी और राहुल खरगोन में नर्मदा पूजन और उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शन करते हुए मालवा से राजस्थान की ओर चले जाएंगे। 20 तारीख को जैसा पहले से ही डिक्लेयर था, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो पदयात्रा मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में एंटर होगी। 21 को शायद वो जाएंगे गुजरात, 21-22 को, और 22 के शाम तक मैं समझता हूँ आ जाएंगे, और 23 को मॉर्निंग में जो 6 बजे का टाइमिंग है उसके हिसाब से पदयात्रा शुरू हो जाएगी। एक तरफ राहुल गांधी महाकाल के दर्शन करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ गर्भगृह में फोटोग्राफी बैन होने पर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी को फोटो खिंचाने का शौक नहीं, लेकिन भाजपा सरकार प्रजातंत्र का गला घोंट रही है। अगर जनता फोटो ले लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के महालोक के नाम पर उन्होंने जो घोटाला किया, भ्रष्टाचार किए हैं, उसको दबाने, उसका प्रचार प्रसार होगा, जनता उनकी कड़ाई खोल देगी, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया है। राहुल गांधी को कोई फोटो खिंचाने का शौक नहीं है। गोविंद सिंह के बयान पर भाजपा ने कहा कि महाकाल गर्भगृह में कभी फोटो नहीं ली जाती। गर्भगृह में फोटोग्राफी पर पहले से ही रोक है और ये महाकाल प्रशासनिक समिति का फैसला है। ये पहले से ही रोक है। महाकाल में गर्भगृह में कभी फोटो नहीं ली जाती। कांग्रेस को तो हर बात पर राजनीति करना है और इसलिए कांग्रेस हर विषय पर राजनीति करती है। गर्भगृह पर पहले से रोक है, कोई नई बात नहीं। कांग्रेसियों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। ये महाकाल की अलग एक प्रशासनिक समिति है, उसका निर्णय है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक रहेगी। इस दौरान हाई वोल्टेज सियासी हलचल देखने को मिल सकती है। कांग्रेस इस यात्रा का चुनावी माइलेज लेना चाहती है, तो भाजपा इसे फ्लॉप साबित करने में जुटी है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। इधर भोपाल में आज मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए नारी शक्ति को प्रणाम किया। नारी सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने कई मंत्र दिए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और CM शिवराज सिंह चौहान ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया। भोपाल में हजारों महिलाओं की मौजूदगी में राष्ट्रपति ने उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई मंत्र दिए। देश और समाज के विकास में उनके योगदान को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि आप लोग पंचायत से संसद तक नई पहचान बना सकती हैं। अर्थव्यवस्था में स्व सहायता समूहों के योगदान को भी सराहा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के योगदान से भारत विकसित और विश्व गुरु बनेगा। भारत पूरा विश्व गुरु हुआ करता था, तो मुझे लगता है वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और CM शिवराज ने भी सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिलाओं के योगदान को सराहा। प्रदेश में स्व सहायता समूह के सदस्यों के 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है तो हमारी राष्ट्रपति महामहिम
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 15,000 समूह की सदस्य महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम के पहले राष्ट्रपति ने यहाँ लगी प्रदर्शनी को भी देखा और महिलाओं से बातचीत की। एमपी छत्तीसगढ़ में चुनावों से पहले संघ सक्रिय हो चुका है। सरगुजा संभाग के दौरे के बाद मोहन भागवत 18 नवंबर से 3 दिवसीय जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। ये उनका कार्यक्रम पहले से तय हो गया है। उनके दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी संघ का कार्यक्रम बता रही है, मगर कांग्रेस इसे राजनीतिक चश्मे से देख रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों सरगुजा संभाग के दौरे पर है। भागवत जशपुर में एक दिन का कार्यक्रम करके अंबिकापुर पहुंचे और स्वयं सेवकों के पथ संचलन का कार्यक्रम कराते हुए सभा को संबोधित किया। इसके साथ ही प्रांत प्रचारकों के साथ लगातार बैठक भी कर रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटें कांग्रेस के पास हैं और भाजपा अलग थलग पड़ी है। यही कारण है कि भाजपा को संगठित करने के लिए आरएसएस प्रमुख को यहाँ डेरा डालना पड़ा है। उनके सर्वोच्च व्यक्ति को यदि सरगुजा संभाग में 3 दिन रुकने की जरूरत पड़ रही है तो इसमें जरूर कुछ न कुछ संदेश है। तो सरगुजा और बस्तर ये 2 छत्तीसगढ़ की सरकार बनाते हैं और सरगुजा की बहुतायत सीटें कांग्रेस की झोली में रहती है। भागवत ने जिस तरह अपने दौरे में आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश की है, उससे साफ है कि कहीं न कहीं आने वाले चुनाव पर भी उनकी नजर है। हालांकि भाजपा उनके दौरे को राजनीतिक प्रभाव से अलग बता रही है। भाजपा का ये भी कहना है कि कांग्रेस संघ के कार्यक्रमों से डरती है। सामाजिक सद्भाव और एक हमारी जो राष्ट्रीय संस्कृति है उस पर उन्होंने कल अपना उद्बोधन रखा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक विषय है या कि किसी प्रकार का कहीं कोई विषय है। लेकिन कांग्रेस को सवाल खड़ा करने की आदत है और कांग्रेस में घबराहट होती है। बहरहाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा कई मायनों में बेहद खास कहा जा सकता है। आने वाले साल में प्रदेश में चुनाव है और भाजपा पिछली हार को अब तक नहीं भुला पाई है। कांग्रेस भले ही आरोप प्रत्यारोप कर रही हो, लेकिन कहीं न कहीं संघ प्रमुख का दौरा भाजपा कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कवायद है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के बिसात पर महारथियों की तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम का मुकाबला कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी से होगा। आज ब्रह्मानंद नेताम और सावित्री मंडावी दोनों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अब कल नामांकन के अंतिम दिन दोनों दलों के दिग्गज दमखम दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी और JCCJ ने प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। भानु प्रतापपुर की जंग, सावित्री मंडावी वर्सेस ब्रह्मानंद नेताम। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने सावित्री मंडावी को प्रत्याशी बनाया है। सावित्री मंडावी दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की पत्नी है। सरकारी स्कूल में व्याख्याता रह चुकी हैं और हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। प्रत्याशी के ऐलान के साथ ही उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब कल सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दमखम दिखाएंगे। कि जितने भी अधूरे कार्य होंगे उसको मैं पूरा करने की प्रयत्न करूंगी। इसमें सीएम साहब कल आएंगे यहाँ पे लगभग 12:30-1 के बीच में और कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन रैली में शामिल होंगे। नामांकन भरने के पश्चात वो हमारे जो वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे ये ग्रीन फार्म में बात करेंगे। उम्मीदवार घोषित करने में पहलेबाजी मार चुकी बीजेपी भी जीत के दावे कर रही है। बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम बीजेपी ST मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। साल 2008 में उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज मनोज मंडावी को मात देकर विधानसभा चुनाव जीता था। ब्रह्मानंद ने भी आज पर्चा भर दिया है और कल भी फॉर्म जमा करेंगे। ऐसे प्रत्याशी को टिकट पार्टी ने दिया है जो जनता के बीच जिसकी सोच भी पॉजिटिव है। जनता इस बार कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रत्याशी को पूरी तरीके से हराएगी।
17 नवंबर नामांकन दाखिले का अंतिम दिन है। इसके बाद 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5 दिसंबर को 256 बूथों पर करीब 1,97,535 मतदाता वोट डालेंगे। इसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे का इंतजार रहेगा। इलेक्शन डेस्क IBC 24। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सीएम भूपेश बघेल आज डोंगरगढ़ पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ क्षेत्र के विकास के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से आने वाले अवैध धान परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रेस वार्ता के दौरान भूपेश बघेल ने बताया कि डोंगरगढ़ पर्यटन का क्षेत्र है, इसे हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए केंद्रीय विमानन मंत्रालय का प्रस्ताव राज्य शासन ने भेज रखा है। पिछले साल राजनांदगांव दौरे पर आए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डोंगरगढ़ को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए राज्य शासन से प्रस्ताव मांगा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 46 करोड़ रुपए के लिए विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन भी किया। मां बमलेश्वरी मंदिर में छत्तीसगढ़ सी मार्ट खोला गया है। सी मार्ट में प्रदेश की महिलाओं समूह द्वारा तैयार किया गया प्रोडक्ट को बेचा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफिला खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के छुरिया और चिल्हाटी में भी पहुंच गया। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से ही जुड़ी हुई है। आदिवासी वर्ग के आरक्षण में कटौती के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज रायपुर में उग्र विरोध प्रदर्शन किया। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर पूरे प्रदेश से जुटे करीब 5,000 आदिवासी कार्यकर्ता और उनके नेताओं ने दिन भर के धरना के बाद शाम को रैली निकाली और उन्हें रोकने के लिए श्याम टॉकीज से पहले बनाए मजबूत बैरिकेडिंग को ध्वस्त कर दिया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ जमकर झूमा झटकी की। इस दौरान कई पुलिस वाले जख्मी भी हुए। पुलिस को निर्देश थे कि किसी कीमत पर बल प्रयोग नहीं करना है, लिहाजा काफी मशक्कत के बाद उन्हें काबू में किया गया। ये हेमंत सोरेन जैसा अगर ऐसा ही पोजीशन है, उसको विधायक लाके ये ठीक करना चाहिए था, नहीं किया। तो इसके लिए सारे लोग गुस्से में है और उनको लगते हैं आदिवासी से ऐसा बहुत सारे कुछ एरिया में हो रहे हैं। ये बघेल गवर्नमेंट को ये जिम्मेदार मानते हैं, तो इसलिए लोग थोड़ा गुस्से में हैं। हमको लगता है ये गवर्नमेंट ठीक करेगा, उसको ये जानने के लिए वो जाने वाला है। आरक्षण यहाँ पे खत्म किया गया है। 75 सालों में कुछ दे नहीं पाए, थोड़ा सा उनको कुछ मिला था तो उनको और खत्म करने का प्रयत्न जो है भूपेश सरकार ने किया, जिसका आगे आज हमारी बातें नहीं मानी जाती तो इससे बड़ा आंदोलन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करेगी। और अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। इंडोनेशिया से खबर है। इंडोनेशिया के बाली से जहां समिट के दूसरे दिन G20 समूह की अध्यक्षता भारत को मिल गई है, इसी पर आधारित एक रिपोर्ट देखिए आप। तस्वीरें इंडोनेशिया के बाली की हैं, जहां G20 समिट के दूसरे दिन इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता भारत को सौंप दी। भारत 1 दिसंबर से नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दिसंबर 2022 में इसका उद्घाटन उदयपुर में होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी और महत्वाकांक्षी होगी। इधर G20 समिट के पहले दिन पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दूसरे से मुलाकात की। चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते पीएम मोदी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस और AIMIM चीफ ओवैसी ने कई सवाल उठा दिए। बता दें कि जून 2020 में चीनी सेना ने विश्वासघात किया, जिसमें भारत और चीन की सेनाओं के बीच खूनी झड़प हो गई थी। इस संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। खबर खेल जगत से है। 18 नवंबर को भारतीय टीम नए कप्तान हार्दिक पांड्या की अगुवाई में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का पहला T20 मुकाबला खेलने उतरेगी। ये मैच टीम इंडिया के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है, मगर हाँ, ये नई सीरीज है, नई टीम इंडिया है, ये जंग इंडिया की है। नया सीरीज, नए खिलाड़ी, नई ऊर्जा, नया रोमांच। जी हां, टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से हुई विदाई को भुलाकर अब नए मिशन के लिए तैयार है। फैंस भी बीती बातों को पीछे छोड़कर नए जोश से नई सीरीज का इंतजार कर रहे हैं। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर है और यहाँ वो T20 के साथ वनडे सीरीज में खेलने वाली है। न्यूजीलैंड का दौरा किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता,
न्यूजीलैंड का दौरा भारतीय टीम में होने वाले बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। अगला T20 वर्ल्ड कप साल 2024 में वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। ऐसी संभावना है कि अगले 2 साल में भारतीय टीम में और भी बदलाव होंगे और विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे कई सीनियर खिलाड़ियों की रवानगी हो सकती है। हार्दिक पांड्या ने कहा कि अगले T20 वर्ल्ड कप में अभी 2 साल का वक्त है। हमारे पास नई प्रतिभाएं तलाशने के लिए काफी समय है। काफी क्रिकेट खेली भी जाएगी और कई खिलाड़ियों को मौका भी मिलेगा, जिसका रोड मैप अभी से शुरू होता है। Main boys are not here, but at the same point of time, the talent which the players who are already here, they also been playing for India for like good amount of 1.5, 2 years now. So even they have had ample chances and enough time in international cricket to kind of express themselves and kind of show what they have. And very excited for them. New bunch, new guys with a lot of new excitement, new energy. So it's going to be quite exciting to look. T20 सीरीज के लिए टीम की कमान हार्दिक पांड्या को सौंपी गई है। वैसे तो हार्दिक पांड्या पहले भी कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन T20 विश्व कप में हार के बाद अब उनको इस फॉर्मेट में भविष्य के कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूजीलैंड में भारतीय टीम 3 T20 मुकाबलों की सीरीज से शुरुआत करने वाली है। टीम इंडिया चाहेगी कि शुरुआत शानदार रहे, क्योंकि एक जीत फैंस को और टीम इंडिया को उसी जोश में वापस ला सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, IBC 24। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर काफी दिखने लगा है। तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई, लेकिन सुबह सुबह ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के बाद तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ में तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। इधर राजधानी में हल्की नमी होने से आउटर इलाके में सुबह सुबह कोहरा भी छाने लगा है। हालांकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कोहरे के साथ हल्की धूल भी जमने लगी है, जिससे लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। उत्तरी जो हिमालय में बर्फबारी होती है, उसके प्रभाव से उत्तरी हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं आती हैं, जिससे टेम्परेचर में गिरावट आती है। हाँ, कोहरा जो है थोड़ा सा ह्यूमिडिटी जो है नमी 75% से ऊपर रहती है, तो थोड़ा सा कोहरा रहता है। इसके बाद जो है धीरे धीरे जो है साफ हो जाता है। अभी तो लग रही है 2 दिन से, रात को भी लग रही है और सुबह भी लग रही है ठंड, और थोड़ी सी ना धूल का ये भी परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। अभी जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है ना, तो काफी धूल भी अपने को लग रही है। अभी 3 दिन से ठंड बहुत बढ़ गई है और सुबह कोहरा छाया, पूरी गाड़ियां ओस से भीग जा रही है। ठंड तो इस बार इतनी जल्दी रायपुर में ठंड आती नहीं है, नवंबर मिड में ही इस बार ठंड आ गई है। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।